हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक है 35वीं फोर्ब्स की अरबपतियों पर रिपोर्ट, यानी कि हाल में ही फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 35वीं अपनी रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। वो आंकड़े हमें समझने हैं। देखिए क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 5 टॉप कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति हैं, जिसमें पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका को, जहां पर 774 अरबपति हैं। दूसरा स्थान मिला है चीन को, जहां पर 698 अरबपति हैं। तीसरा स्थान हमारे भारत को मिला है, जहां पर 140 है। चौथे स्थान पर रूस जर्मनी है और 5वें स्थान पर रूस है। ये आपको याद रखना है कि अरबपतियों के मामले में अभी भी अमेरिका टॉप पर है, जबकि चीन दूसरे पर और भारत तीसरे स्थान पर। और यही अगर मैं व्यक्तियों के संदर्भ में बात करूं कि तो सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो हैं अमेजॉन के संस्थापक जिनका नाम है जेफ बेजोस, जबकि दूसरे स्थान पर हैं टेस्ला व स्पेस एक्स के संस्थापक जिनका नाम है एलन मस्क। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में पहला स्थान मुकेश अंबानी को मिला है, जबकि वो विश्व में 10वें स्थान पर है। याद रखिएगा, विश्व में 10वें स्थान पर, जबकि भारत में क्या है, पहले स्थान पर। साथ ही आपको एक और बात याद रखनी है, एशिया में भी मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है केविन डेविड लेहमन, जो कि जर्मनी से हैं और इन्हें मात्र 18 साल की आयु में अरबपति बने हैं, तो सबसे छोटी उम्र के हैं। तो ये आपको याद रख लेना है 35वीं फोर्ब्स की अरबपतियों पर रिपोर्ट, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। यहां पे देखिए एक आर्टिकल दिया गया है, इसको कवर किया था, वहीं से मैंने इसको लिया है। देखिए जरा, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया हैज वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स सेज फोर्ब्स रिपोर्ट। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें टॉप पर कौन है हमारे देश में, तो आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी हैं, जो कि रिलायंस के मालिक हैं। ठीक है, यहां पे देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट है, फोर्ब्स 35 एनुअल वर्ल्ड रिपोर्ट बिलियनर्स लिस्ट फैक्ट एंड फिगर्स 2021। तो वहीं से मैंने ये लिया है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है, एक आर्टिकल छपा था स्पाइस बोर्ड के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पाइस बोर्ड को ही कवर किया जाए। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप जानिए मसाला बोर्ड। स्पाइस बोर्ड का मतलब यहां पे मसाला बोर्ड से है। इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1987 में हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है ये। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा कोची केरला के अंदर। ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, किसके बारे में, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। और एक और बात आपको याद रखनी है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। और इन्होंने क्या किया, क्यों न्यूज में था, तो इन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर एक समझौता किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि ब्लॉकचेन आधारित भारतीय मसालों को यूरोप के मार्केट में जगह दी जा सके और यूरोपीय मार्केट तेजी से में भारतीय मसालों को आगे प्रमोट किया जा सके। इसलिए इसने हाल में ही स्पाइस मसाला बोर्ड ने यूएनडीपी के साथ एक समझौता किया है। याद रखिएगा, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है आपको स्पाइस बोर्ड के बारे में। ठीक है, इस स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका कहां देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कोची। और कोची कहां पर है, तो आप जानते हैं कोची है केरला के अंदर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ डे। समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि कल ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और इस साल इसकी जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग अ फी हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। क्या है, बिल्डिंग अ फी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फायरस होगा, बिल्डिंग अ फायरस हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, बिल्डिंग अ फायर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 की। अब क्वेश्चन उठता है, ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके पीछे रीजन है 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को क्या किया गया था, तो आपको याद रखना है WHO की स्थापना की गई थी। और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो हम यहीं पर थोड़ा सा WHO के बारे में भी देख लेंगे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, आज से 72 साल पहले। टाइप है यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में जो हेड है वो टेड्रोस अधोमन है, जो डायरेक्टर जनरल है। याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है एक पुस्तक के बारे में, वो है पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक। समझने की कोशिश करेंगे
मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये बुक किसने लिखी है और ये बुक किस पर आधारित है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी के जीवन पर आधारित है। इस बुक में बताया गया कि एक IITian किस तरह पहले समाज सेवी बनता है और समाज सेवी बनने के बाद वो पॉलिटिक्स में जाता है और पॉलिटिक्स में उसका इतना शानदार करियर होता है जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। तो देख लेते हैं। पुस्तक को श्री नितिन गोखले जी के द्वारा लिखा गया है। बस याद रखिएगा किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा है नितिन गोखले जी ने। ठीक है, तो याद रखना है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक को लिखा गया है नितिन गोखले जी के द्वारा, जिसमें मनोहर पारिकर के बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पारा IISc सॉफ्टवेयर। क्या है ये, समझते हैं। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड पेरियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन उठता है ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? तो आप जानते हैं यह सॉफ्टवेयर बौद्धिक जो संपदा होती है, बौद्धिक संपदा जो आप कुछ डेवलप करते हैं, कोई हमारा माइंड से कोई चीज डेवलप की जाती है जिसको हम खुद इनोवेट करते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए क्या होगा, पेटेंट लेने की कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को यह आसान कर देगा। इसकी सहायता से अगर आपने कोई चीज डेवलप की है तो आप ज्यादातर आसानी से इस पर रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्टर करके आपका जो इनोवेशन है उसको क्या मिल जाएगा, पेटेंट मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में? पर IISc सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, पहला IISc सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और पेरियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब आपको यहीं पर मैं एक बात बता देता हूं। आपने देखा होगा तीन चीजें बार बार न्यूज में रहती हैं। एक होता है पेटेंट, दूसरा होता है कॉपीराइट और तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ये तीन चीजें बार बार न्यूज में रहती हैं। अब अगर आप इन तीनों के बारे में अंतर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज से आप इन तीनों के बारे में अंतर जान जाएंगे। पेटेंट बेसिकली उस चीज को दिया जाता है जो एक नया इनोवेशन होता है, एक व्यक्ति के माइंड की सृजनात्मक उपज होता है। आपने कोई नई चीज बनाई तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। फिर होती है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी और आप नहीं चाहते कि उस पुस्तक का कोई दूसरा यूज करे, तो आप उस पर क्या ले लोगे, तो आप उस पर कॉपीराइट ले लोगे। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मुख्य रूप से व्यापारिक लोगो, जैसे आपने कोई लोगो बनाया, जैसे मेरा को लोगो है, अब मैंने क्या किया, इस लोगो पर क्या ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो मेरे लोगो को कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे देखा होगा आपने, ये जो लोगो है, आप जानते हैं ये लोगो किसका है, ठीक है, ऑडी का लोगो है। अब इस ऑडी के लोगो को कोई यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि क्या है, पेटेंट लेने में हेल्प करेगा। अगला हमारा यहीं पे टॉपिक है छोटा सा, सभी सार्वजनिक यातायात साधनों की घोषणा को निलंबित करने की घोषणा। यानी कि हाल में ही क्या हुआ है, बांग्लादेश की सरकार ने कोविड-19 की वजह से संपूर्ण जो सार्वजनिक यातायात है उसको बंद कर दिया है। अब आप कहोगे ये तो कोविड-19 की वजह से हो रहा है। देखो क्या होता क्या है, अगर आपने लास्ट बार का UPPCS का एग्जाम दिया हो तो उसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश के ऊपर, इसी तरह की उन्होंने कोई एक नई पहल शुरू की थी। तो याद रखिएगा किसने सभी सार्वजनिक यातायात के साधनों को निलंबित किया है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं जरा, हाल ही में सिक्किम सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए अरविंदो सोसाइटी के साथ मिलकर छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी कि अरविंदो सोसाइटी के साथ मिलकर सिक्किम सरकार के द्वारा माइक्रो छात्रवृत्ति की शुरुआत की है, जिससे कि छात्रों को इसका लाभ दिया जा सके, जिससे कि छात्रों को यह सुविधा प्रदान की जा सके। समझ लेते हैं क्या है इसमें। अब क्या है, सिक्किम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि जो माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ANI का आर्टिकल है। देखिए, सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च मंथली स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट पावर्ड बाय एरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरविंदो सोसाइटी। तो श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ मिलकर सिक्किम सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में, 7th 30वां GD बिरला पुरस्कार। यानी कि 7वां टॉपिक है हमारा 30वां GD बिरला पुरस्कार। क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवार्ड सुमन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। अब ये सुमन चक्रवर्ती जी कौन है, तो आपको याद रखना है सुमन चक्रवर्ती जी हैं एक वैज्ञानिक जिन्हें हाल में ही GD बिरला क्या सम्मान से सम्मानित किया गया। और वो कौन से नंबर का था, तो आपको याद रखना है 30वें नंबर का है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है, सुमन चक्रवर्ती सेलेक्टेड फॉर 2021 GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, ये है सुमन चक्रवर्ती जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है सुपेस पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपेस पोर्टल क्या है ये,
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद शरद बोबड़े ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल है क्या, देखिए जरा, इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो यानी कि कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद शरद बोबड़े जी के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, यह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है जजों के वर्कलोड को यह कम करेगा, साथ ही रिसर्च को आसान बनाएगा जिससे कि जज अच्छे से अच्छे निर्णय ले सके, इसलिए सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सीजीआई लॉन्च टॉप कोर्ट्स एआई ड्राइव रिसर्च पोर्टल, जिसका नाम क्या है, सुपेश पोर्टल। आपको याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सुपेश पोर्टल, ठीक है। इसको लॉन्च किया है किसने, तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप। कुछ नहीं है, हाल में ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि राज्य के नागरिक कहीं पर भी सड़क को खराब देखते हैं तो आसानी से वहां से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उन्हें इन शिकायतों को ट्रैक करने का भी सुविधा दी जाएगी। इसलिए हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा क्या है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021। देखते हैं क्या है ये। हाल ही में 2020 के लिए यह सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। यानी कि 2020 के लिए यह सम्मान किसको दिया गया है, आशुतोष भारद्वाज जी को दिया गया है और उनकी पुस्तक का नाम है पितृवध, इसलिए उनको दिया गया है। अब ये क्या है, ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, देखो तो हिंदी में जो आलोचक होते हैं जो किसी टॉपिक को लेकर आलोचना का काम करते हैं, उनके लिए इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी और यह पुरस्कार मुख्य रूप से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं को दिया जाता है। देखिए यहां पर एनडीटीवी का आर्टिकल है, हिंदी के युवा आलोचक आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा हाल में ही की गई है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आपको आशुतोष भारद्वाज जी को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा क्या है, अभ्यास प्रश्न। कभी कभी खबरों में रहने वाली E9 पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको E9 पहल के बारे में बताना है, क्या है ये E9 पहल, तो देखो जरा, यह शिक्षा आधारित पहल है जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी, पहला पॉइंट। दूसरा, इस पहल में मालदीव, भूटान के साथ साथ 7 अन्य देश शामिल हैं। तीसरा, भारत इस पहल का सदस्य नहीं है। तो आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन है आपके सामने केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो भी इसका आंसर हो, आपको इसका आंसर किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है ये क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो, हम सब ऐसे ही आगे बढ़े और हमारा चैनल ग्रोथ करे। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको एक और बता देता हूं, मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, एक चैनल है टेलीग्राम पर जिसका नाम है परीक्षा मंथन, जिस पर RO के लिए रोज क्यूज होती है, हिंदी की, फिर आपका करंट अफेयर्स की और स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। अगर आप लोग RO की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अच्छे से उसको ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को वहां पर परखिए कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।